हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी जो सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू की, आज हमारी 3rd क्लास है। पहले हमने 2 क्लास करा दी हैं। एक क्लास में हमारी 2023 के पीवाईक्यू कराए पॉलिटी के, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और दूसरी क्लास में हमने 2022 के यूपीपीसीएस के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम करने वाले हैं 2021 के। 2021 के कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर ही। मतलब 2021 के क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुए हैं, 2022 के क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुए हैं। मतलब बस किसी को क्वेश्चन को आंसर बना दिया, आंसर को क्वेश्चन बना दिया, यही कर रहा है आयोग आजकल। पैटर्न यही अपना रहा है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो 101% इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इतना कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रह्मांड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना कम पढ़ना है, ज़्यादा लंबा लाना है, बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम बर्बाद ना करके ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सी। आंसर है इसका सी। ये और इसमें आर्टिकल जो संचित नीति से संबंधित है वो है आर्टिकल 266, 266। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन, देखो संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन पहले दिल्ली कौन से संविधान संशोधन से बना, या 73 व 74 संविधान संशोधन। ठीक है, ये सब मतलब पूछ रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार क्या आया था कि कौन से संविधान 2022 में कि कौन से संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो ये सिंपल सा था यार। इसमें एज पूछ लिया, कौन से संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया, तो 61 वर्ष होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर है 61 वर्ष, सी आंसर है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? अब इसमें भी सिंपल है, जो इसका आंसर है डी, सरकारी आयोग। तो राज्य से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, अंतर्राज्य परिषद। ठीक है, डी है सरकारी आयोग। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 263 में है। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति गठन करता है। अध्यक्ष इसके पीएम होते शायद, देख लेना एक बार, पीएम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये मतलब कि कोई जैसे 2 संस्था या 2 राज्य में कोई भी अनबन होती है, पानी का जल विवाद होता है, उसको सुलझाने का ये काम करते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल मैंने दे रखी है, आगे पढ़ते देखो। केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, मौजूद व्यवस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। ठीक है, सरकारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अच्छी तरह से परिभाषित जनादेश के साथ परामर्श के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच के रूप में एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना करना था। तो ये स्थायी है, ठीक है, या बोलना मत, स्थायी है ये। ठीक, अब देखो, सिफारिश के अनुसरण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश, देखो राष्ट्रपति के आदेश है 28/5/1990 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद की देखो वर्तमान संरचना क्या है इसकी। संरचना में देखो मैंने बताया ना, अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ठीक है, और विधानसभा में मौजूद नहीं होने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल। जम्मू और कश्मीर की स्थिति में राज्यपाल शासन सदस्य हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रधानमंत्री सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले केंद्रीय परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री जो होते हैं इसमें, मतलब प्रधानमंत्री सदस्यों द्वारा पीएम के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले जो है
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री और होते हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के 4 मंत्री होते हैं। ठीक है, बस ये याद करना। बस ज़्यादा क्या पूछेगा, अध्यक्ष पूछेगा इसमें। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता, ये याद रखना बस। एक ही में पूछेगा, इतनी डिटेल में जाकर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो, मौलिक कर्तव्य आ गया, ये देखना है, ये आपको अच्छे से देखना है, नहीं है क्या है ये देख। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य: आम चुनाव में मतदान, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो ये तो सब मौलिक कर्तव्य है, ये भी मौलिक कर्तव्य है, ये भी मौलिक कर्तव्य है, ये भी मौलिक कर्तव्य है। पर जो आम चुनाव में मतदान होता है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। आम चुनाव में मतदान या टैक्स भरना, ये सब जो है ना, ज़्यादातर यही पूछता है। एक तो आम चुनाव में मतदान और एक टैक्स भरना, क्या मौलिक कर्तव्य है? नहीं, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ज़्यादातर यही पूछता है आयोग। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए है इसका आंसर। नहीं है पूछ रहे ना, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड है, 101। ठीक है, अब 102, 103 और 104 ये जरूर आपको देखना है, आगे मैं दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, ये वाला 101 अमेंडमेंट जीएसटी से, जो 2016 से आया, 2016 में आया था। सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कभी कभी, मतलब 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी के लिए आया था 2016 में। फिर 103 अमेंडमेंट आया था जो 2019 में, वो EWS के लिए आया 10%। 102 वाला कौन सा? हाँ, ये रहा 102 वाला, देखो ये है जो 100वां संविधान संशोधन था, वो सीमा विवाद से था, बांग्लादेश और इंडिया। कुछ ज़मीन हमारी बांग्लादेश को दी गई और कुछ हमने बांग्लादेश से ली। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से था। वो जो आर्टिकल है इसका 279A। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन ये था इससे SC/ST के लिए, जो ST के लिए है ना, 338B OBC के लिए था ये, सॉरी, OBC के लिए था यार, NCPC। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन एक बार देख लेना इसको। 103 संविधान संशोधन आया था EWS रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, 10% आरक्षण देने के लिए उनको। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन के लिए, आंग्ल भारतीय है। ठीक है, एक्सटेंड SC/ST सीट इन लोकसभा, मतलब लोकसभा की सीट में बढ़ाया था 104वां संविधान संशोधन। 105वां है स्टेट पावर को प्रीपेड दी, मतलब स्टेट पावर, मतलब राज्य को पावर दी गई कि तुम OBC की लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ये NCPC आर्टिकल 338B तो OBC के लिए ही है। 338 जो है SC के लिए है, 338 से ST के लिए है, और 338 भी OBC के लिए है। OBC के लिए होगा। ठीक है, चलो आगे देख लो। ये 86वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जो एजुकेशन के लिए था। आर्टिकल 21A। 52वां संविधान संशोधन दल बदल के लिए हुआ था, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी थी जो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये देखो, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, सही है। वो राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये तो कनाडा से ली गई, ये गलत होगा इसका। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई, ये सही है। तो इसका आंसर है ये। ठीक है, सी इसका आंसर है। मैंने इसकी आगे डिटेलिंग दे रखी है, कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए, देख लेना एक बार। ये मेरी PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बस आपको ये देखना है अच्छे से कहाँ से कहाँ, मतलब आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से। देखो,
कहाँ वो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा चली गई है, ये कनाडा चली गई। और इसमें क्या दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संयुक्त बैठक वगैरह ली गई, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक के लिए, संयुक्त बैठक मौलिक अधिकार को निष्कर्षण प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कि ये 2022 में ये पूछा है कि भारतीय लोक मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। इसमें क्या पूछा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसमें देखो पहले में दे रखा था कि भारत की आकाशमंत्री नीति कौन से आर्टिकल में है, तो ये स्टेटमेंट में दे दिया। जब आप अच्छे से 2 क्वेश्चन आ गए ना इसी से, अगर आप अच्छे से करोगे मतलब इस टॉपिक को रिवीजन करोगे अच्छे से तो आएगा ना क्वेश्चन, तो पेपर में कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधा लगेगा क्वेश्चन आपका, और आप करने को तैयार ही नहीं है। यही किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, किसी का क्रैश ज्वाइन कर लिया, पूरा माइंड ही क्रैश हो जाएगा किसी दिन तुम्हारा। ऐसे थोड़ी ना पीटी निकलता है यार, भटक रहे हो इधर उधर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अगर आपको पता होगा यार, साधारण विधेयक तो पेश करेगा, संवैधानिक संशोधन भी पेश करेगा, राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश करेगा, पर धन विधेयक नहीं पेश कभी होता। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है। धन विधेयक को पढ़ने कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है, परिभाषा वगैरह देख लेना 19 में है शायद। ठीक है, और लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा में भेजा जाता है। तो कितने दिन के लिए भेजा जाता है, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। अगर नहीं वो वापस करते तो पास मान लिया जाता है लोकसभा में। इसमें कोई मतलब कि राज्यसभा को इस पर कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है, ना तो वो मतदान कर सकते हैं, ना वो पेश कर सकते हैं, ना इस चर्चा कर सकते हैं। ठीक, देख लेना, धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट है, देखो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। इसमें देखो, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो तुम। देखो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगती है बता देता हूँ आज मैं, पर वहाँ आगे बताता, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो ये पर्सन काल के पूर्व, ठीक है, ये पर्सन काल के ठीक, तो सेम मतलब वाइब दे रहा है ना ये, पर्सन काल के पूर्व, पर्सन काल के ठीक पहले, तो सेम दे रहा है ना। अब आपको ये इन दो मतलब 50-50 मार्क है। ये दोनों जब भी अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों अलग है, मतलब ये जो है ये दोनों अलग स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल अलग अलग है, पर ये दोनों सेम लग रहे हैं थोड़ा। पर्सन काल के पूर्व का काल, पर्सन काल के ठीक पश्चात का काल। अब शून्य काल का मतलब पर्सन काल के पूर्व तो होगा नहीं यार, पूर्व तो पर्सन काल जब होगा उसके बाद अगर कोई मतलब अगर आपका दिमाग एग्जाम हॉल में चल रहा है तो आप सोचोगे बैठ के कि पर्सन काल के पूर्व छोटे हैं, वो पहले पर्सन काल का सेशन चलेगा, उसके बाद लंच होगा, मतलब कुछ ब्रेक होगा ना, उसके बाद कोई सेशन चलेगा, तो उन दोनों के बीच के काल को कहते हैं शून्य काल। मतलब कुछ नहीं है ना वहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा ना, तो एक दिमाग लगा के आप इसी आंसर आ सकता है आपका। 50-50 में तो आप ऐसे आ जाएंगे, थोड़ा सा माइंड अगर आपका एक्टिव हो और एग्जाम हॉल में, तो भाई आप आंसर करके ले जाएंगे, आपको नहीं भी पता तो, पर इतना तो पता ही होना चाहिए आंसर इसका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिख दिया है। देखो, पर्सन काल के बाद लगभग 30 मिनट का समय शून्यकाल कहलाता है। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विचार किए जाने वाले विषय पहले से निर्धारित नहीं किए जा सकते। देखो मैंने बताया ना आपको 0 और नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो रिपीट क्वेश्चन है यार, ये मैंने आपको बताया था। पहले तो गोलकनाथ वाला आएगा, ठीक है, पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक, तीसरा ये है और चौथा ये है। 1 3 2 4, 1 3 2 4 पहला आंसर है इसका। देखो इसको मैंने सेकंड क्लास में भी अच्छे से मैंने समझाया था। देखो इसी डायग्राम से आपके कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना,
भाई बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं डाल दूंगा इस PDF को, आप अच्छे से देख लेना। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अलग से कुछ टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, इसी से कर लेना। और थोड़ा बहुत जो अपने नोट्स हैं वो पढ़ लेना। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स की गारंटी हमारी है, आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना आगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? नहीं है देखना है, ना कि उल्लेखित है, ठीक है। संप्रभुता भी है, लोकतांत्रिकता भी है, संघीय भी है, पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष तो देखो उसमें देख लेते एक बार, कन्फ्यूजन है। पंथनिरपेक्ष भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय, संप्रभुता नहीं है। अब भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इन्हें संप्रभुता नहीं है। ये आंसर है इसका, ठीक है। एक बार देखो इसको डिकोड कर देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं भारत का उद्देश्य हम। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है, ठीक है, यही जो अभी पूछा है, कौन कौन से शब्द नहीं है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें दो जो है, तीन जो बड़ा है, एक समाजवाद, एक तो ये, एक ये, ठीक है, और एक ये अखंडता। कहाँ ये अखंडता, ये तीन शब्द जो जोड़े गए, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अब तक वही पहला संविधान संशोधन हुआ था उद्देशिका में, जब इसका संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़े गए थे। कभी कभी जैसे UPSC में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका है, उसके मूल संविधान में कौन कौन से शब्द नहीं थे। तो ये 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता। ये ऐसे सवाल पूछ लेगा, ये सब बहुत सारे शब्द दे देगा और क्वेश्चन देगा कि मूल संविधान की उद्देशिका कैसे थी, ये दे देगा। UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है शायद UPSC का है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या अब आगे से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास न्याय कितने प्रकार के उद्देश्य में, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 है। अब देख लेना, सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक है। इसमें अगर क्या करेगा, बदलेगा तो कुछ और वर्ड दे देगा, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के कुछ और डाल देगा इसमें, ठीक है। और हमारे पास स्वतंत्रता कितनी है, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अवसर की समानता कितनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 है हमारे पास। समता कितनी है, 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। इन्हीं से सवाल पूछेगा, मतलब कि 3 न्याय हैं, 5 स्वतंत्रता है, 2 समता है हमारे पास, ठीक है। ये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज ये तारीख पूछ लेगा, कब, मतलब कि कब अंगीकृत आत्मनिर्भर हुई, तो 26 नवंबर 1949 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 में, कब अधिनियमित आत्मार्पित किया और अधिकृत किया उद्देश्य को, ठीक है। ये ना, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, ठीक। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखो, वित्त आयोग, मैंने हर साल UPSC मतलब आयोग ऐसे पूछ रहा है, हर साल आयोग पूछ रहा है भाई, वित्त आयोग। अब की बार देख लेना, 16वें वित्त आयोग से क्वेश्चन आएगा। इसके अध्यक्ष पूछ लेगा, अरविंद पनगड़िया है। कब गठन हुआ ये पूछ लेगा, या कब से काम करेगा ये पूछ लेगा। कितने साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है। कौन इसको नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन, मतलब कि कैसे इसे हटाया जा सकता है, या संविधान में इसको हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, नहीं दी हुई, ठीक है।
इसका वेतन कौन निर्धारित करता है या इसका कार्य क्या है। हर साल ये सवाल ये मतलब ये इसी सर्कल के सवाल पूछता है। कोई 5-7 क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है वित्त आयोग से। इसको अच्छे से कर लेना, कौन से आर्टिकल में है यहाँ, ये सब 280 में दिया गया है। ठीक है, टैक्स का बंटवारा इसका काम है, मतलब बताना राज्य और केंद्र में, यही है और कुछ नहीं है। जो प्रथम वित्त आयोग के केसी नियोगी थे इसके, डॉक्टर केसी नियोगी भी आंसर है। ठीक है, इतने सिंपल सवाल है, अगर आप करके देखिए मैंने बता दिया है, पढ़ लेना इसको एक बार। ये नेक्स्ट, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों के प्रति थोड़ी ना होगी, इसका गलत होगा। ठीक, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये सही है। इसका रखते हैं, इसका आंसर है, ये गलत है और सत्य है, तो इसका डी आंसर है। आपको बताना है मुझे, जो 15% लोग मतलब कि कुल सदस्य संख्या का कितने परसेंट होती है मंत्रिपरिषद, 15% होती है। कौन से संविधान संशोधन से बताया गया था ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, मतलब कुल सदस्य मंत्रिपरिषद जो कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या का 15% होते हैं पीएम को मिलाकर, तो कौन से सन में बताया था, कौन से संविधान संशोधन से बताया था। ठीक है, ये बताना आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग को गठन कौन करता है। अगर आप पढ़ के जाते तो आपका क्वेश्चन बनता ना, और आप पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या करें। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ये गठन संसद करता है, जहाँ राष्ट्रपति इसको हटाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखो, निर्वाचन से सवाल है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इसको आप देखना अच्छे से, मैं देखा नहीं अभी तक इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, मैं बताऊँगा इसको अगला क्वेश्चन, आपको करना है पहले ये क्वेश्चन। ठीक, तो पंचायती राज से सवाल पूछता है हर बार, पंचायती राज से 2022 में भी, 2023 में भी, अब 2021 में भी। देखो, कालक्रम लगाना, इसको आप लगाना अच्छे से। मैंने कई बार हर क्लास में इसको समझाया, हर क्लास में समझाया मैंने इसको। 2023 वाली क्लास में कई बार समझाया, 2022 वाली क्लास में कई बार समझाया, ये 2021 की क्लास है, तो आपको ये सेम क्वेश्चन है यार, कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखो, मैंने इसकी डिटेल भी दे रखी है, देख लेना एक बार। अब देखो, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, 2021 में 2 क्वेश्चन मिल गए वित्त आयोग से, फाइनेंस कमीशन से। आप करोगे तो ना, करते हुए मैंने बताया ना, संघ एवं राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण के हेतु सिफारिश करता है। ये है ना आंसर से, आपके आंखों के सामने, आपको कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बताओ, नेक्स्ट है, एक आर्टिकल दे दिया डीपीएसपी से, कौन से सम्मिलित नहीं है, बताओ कौन से सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के प्रतिगण, सही है ये तो। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, शैक्षणिक तथा आवर्ती हेतु की अभिवृद्धि, ये सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल 43 है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43 में है, 43A में, 43A में नहीं है, ये तो सही है 40 वाला। देखो, आर्टिकल 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कामगार, ठीक है। हाँ, देखो इसमें ना ये वाला जो है सहकारी सोसाइटी वाला है, सहकारी सोसाइटी जो है आर्टिकल 43B में है, आर्टिकल 43B में है, ठीक है।
जो 44वें संविधान संसद से जोड़ा गया था। 44वें नहीं, 99 ऐसा कुछ था। देख लेना एक बार कौन से संविधान संसद में जोड़ा गया, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। 43 में है कामगारों की मजदूरी, मतलब उसके लिए। ठीक, 43 में देख लेना, ये मैंने दे रखी है डिटेल पूरा। 43 में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भाग लेना, 43 में ना कि 43 बी में। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कैसे कैसे आए, वो सवाल पूछ सकता है। भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, सेकंड क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं। ठीक है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? डीपीएसपी। और मैंने अभी बताया था कहाँ पे और करता है, उद्देशिका में भी करता है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो आर्टिकल 51। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष। ठीक है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा में है। आर्टिकल क्या है इसका? 44 है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। एक बार देख लेना, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, अच्छे से पूछे हुए क्वेश्चन है। ये डायग्राम और देख लेना, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी